शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्री ने अपने सारे दौरे स्थगित कर दिए हैं और संघ के प्रमुख भी, जो संघ के प्रमुख लोग हैं वो भी वहां दिल्ली में मौजूद हैं। सत्ता में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस तरह की कई तरह की चर्चाएं हैं और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं, प्रदीप सिंह, वो इसका दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में इसको बाकायदा इस पर एक समीक्षा भी की है। तो चलिए इसी बारे में हम बात करते हैं। रविंद्र जैन जो संपादक हैं सबकी खबर के, और उन्होंने इसको बहुत गौर से देखा है, बहुत गंभीरता से सुना है और उनके अपने सूत्रों से भी उन्होंने बहुत कुछ पता किया है। रविंद्र जी, क्या देख रहे हैं? पहले तो रिजवान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। दरअसल इस समय देश की राजनीति कुछ नई करवट लेने जा रही है और ये बात जब प्रदीप सिंह जी अपने चैनल पर कहते हैं तो हमें लगता है कि कुछ सच के नज़दीक हैं। दरअसल मैं प्रदीप सिंह जी को लंबे समय से पढ़ता रहा हूँ और उन्हें लंबे समय से सुनता रहा हूँ। उन्होंने कल एक कार्यक्रम बनाया रिजवान भाई, और उसके बाद देश की राजनीति बिल्कुल जो खबरों का ट्रेंड है वो चेंज हो गया। और उन्होंने कार्यक्रम क्या बनाया वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। प्रदीप सिंह जी आपका अखबार एक चैनल चलाते हैं और चूंकि उनकी विश्वसनीयता है, वो संघ को नज़दीक से जानते हैं, तो प्रदीप सिंह जी ने कल जो कार्यक्रम बनाया है उनका ये कहना है कि जो दिल्ली में चल रहा है, अभी तक चर्चा क्या थी कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ और भाजपा में खींचतान है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को जो वो जम्मू कश्मीर जाने वाले थे वो रद्द कर दिया कार्यक्रम, गृह मंत्री के कार्यक्रम रद्द हो गए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक दिल्ली पहुंची, उन्होंने मीटिंगें की। तो आखिर चल क्या रहा है, इस संबंध में प्रदीप सिंह जी ने जो कहा है वो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं और उनके नाम से बता रहा हूं। उनका ये कहना है कि ये केवल अकेला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं है, इससे बढ़ के और इसके ऊपर बहुत कुछ है। क्या है उन्होंने जो बताया है, उनका ये कहना है कि संघ का पूरा नेतृत्व इस समय दिल्ली में है और वो इसलिए है कि बार बार डिस्कशन ना करना पड़े, एक एक से पूछना ना पड़े, और अब संघ में जो निर्णय होंगे वो बड़े स्थायी और दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। ये प्रदीप सिंह जी का कहना है। उनका कहना है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि अब केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें भी लोग बदले जा सकते हैं। यद्यपि प्रदीप सिंह जी ने संख्या नहीं बताई है, लेकिन अब जो खबरें तैर रही हैं उसके अनुसार कम से कम 8-10 मंत्री, केंद्रीय मंत्री बदले जा सकते हैं। उनको घर बिठाए जाएंगे या संगठन में भेजे जाएंगे, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर ये है रिजवान भाई कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी समीक्षा हो रही है और उनके बदले जाने की भी चर्चा है। यदि राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो ये मान के चलना कि गुजरात लॉबी कमजोर होगी। कहा बेशक प्रदीप सिंह जी ने, और उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने बदले जाएंगे, कौन कौन बदले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात ये कह दी है कि जो अभी कुछ दिनों पहले नए बनाए गए हैं उनमें से भी कुछ बदले जा सकते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री, तो क्या उनमें से कुछ बदले जा सकते हैं? क्या उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है? रिजवान भाई, प्रदीप सिंह जी ने जो कह दिया है उसके बाद मैं ये देख रहा हूं खबरों का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अब सारे जो यूट्यूब चैनल हैं और तमाम मीडिया वाले हैं, अब वो खबरें चला रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। यद्यपि आज मैंने रघुनंदन शर्मा जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात भी की है और उनका ये कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेटा है, बाप तो संघ ही है उनका। पिता कहा है लेकिन मैं बाप कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बाप तो संघ ही है। तो कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि संघ कोई बड़ी भूमिका निभा रहा है और अब ऐसा लगता है कि जो हम लंबे समय से देख रहे थे, मोदी और शाह की जोड़ी, अब ये जोड़ी लंबे समय चलेगी, इसमें मुझे डाउट है। जैसे कि रघुनंदन शर्मा जी से आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो पिता तुल्य हैं, मातृ संस्था कहा जाता रहा है लंबे समय से, तो क्या उन्होंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें या उन्होंने कोई राजनीतिक कटाक्ष किया? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई हाँ, ये जरूर है कि कभी किसी ने संघ को पिता नहीं कहा,
रघु जी ने कह दिया कि बेटा आखिर पैदा तो इन्हीं लोगों ने किया है, और ये बात सही भी है कि संघ के दिमाग की उपजी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन रिजवान भाई, इतना तय हो गया है कि देश में इस समय सामान्य स्थिति नहीं है। जो अभी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा, उन्होंने कहा था संघ की अब हमको जरूरत नहीं है। उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने एक्सटेंशन मिल रहा है लगातार थोड़ा, लेकिन उनके कार्यकाल में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कोई संघ इस तरह का कोई संदेश देना चाह रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि संघ उसी दिन संघ को बहुत बड़ा झटका लगा था जिस दिन ये नड्डा जी का बयान आया था। और ये बयान आपको यदि याद हो, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था और कहीं नहीं छपा था। उन्होंने कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन नहीं कर पा रहे हो आप। संघ ने जो नाम दिए वो आपको मतलब पसंद नहीं है, जैसे कि चर्चा है। देखिए, हम मीटिंगों में नहीं है, हम बाहर बैठ के केवल अटकलें लगाते हैं। मीटिंगों में क्या चल रहा है सच में वो केवल अफवाहों के जरिए ही पता चल पा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ तो है, वरना इतने एक्सटेंशन क्यों देने पड़ रहे हैं। आज नड्डा जी को केंद्र में मंत्री बने हुए 1 साल पूरा होने को है, अगले महीने 1 साल हो जाएगा, और आज तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे, आप राज्यों में अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा रिजवान भाई कि आखिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अचानक दिल्ली क्यों आई, आनंदीबेन पटेल, और दिल्ली आई तो वो मिली किस से, मुद्दा क्या था। इस संबंध में प्रदीप सिंह जी का ये कहना है कि दरअसल गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा भी अटक गया है और वहां भी फैसला नहीं हो पा रहा है, संघ ने भी जो नाम दिए होंगे या जो भी। तो इस संबंध में 2 नेताओं को बैठकर सलाह करने की हिदायत दी गई है, एक आनंदीबेन पटेल और दूसरे अमित शाह जी। आनंदीबेन पटेल आई, अमित शाह जी के साथ मीटिंग की, हालांकि बाद में वो प्रधानमंत्री से भी मिली हैं। तो क्या ये एक नया ट्रेंड नहीं है कि राज्यपाल भी तय करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, या उनकी चर्चाओं में राज्यपाल बैठेंगे? तो ये हमारा जो लोकतांत्रिक वो है कि हमें राज्यपाल को राजनीति से अलग रखना है। क्या लग नहीं रहा आपको कि राज्यपाल सीधे राजनीति में इंटरफेरेंस कर रहे हैं? ये बंद कमरे की चीजें हैं जो बाहर आ रही हैं। अमित शाह और आनंदीबेन के रिश्तों को भी लेकर बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं। इस बीच में दोनों को एक साथ बैठा देना, क्या लग रहा है ये संघ एक हेडमास्टर की तरह इनके साथ बिहेव करने लगा है? देखिए, संघ हेडमास्टर की तरह बिहेव करने लगा है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। संघ हमेशा ये कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं और हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन आज संघ को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी ने साफ साफ कहा है कि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि संघ सांस्कृतिक कार्यक्रम छोड़ के सब कर रहा है, संघ राजनीति पूरी खुल के कर रहा है इस समय। आप मुझे बताइए, जब संघ ने यह तय किया है कि हम अपने एक जिम्मेदार पदाधिकारी को अपॉइंट कर देंगे, वो बीजेपी से बात करता रहेगा, सलाह देता रहेगा, उसे जो पूछना होगा संघ प्रमुख से पूछ लेंगे। लेकिन आज संघ का पूरा नेतृत्व दिल्ली में क्यों है? एक सवाल है। आम जनता समझ रही है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग है, क्या वो समापन की ओर है? मैं आपको एक बात बताता हूं, यह बात 2011 के आसपास की है, जब दिल्ली में 4-5 नेताओं का कब्जा हो गया था और मोहन भागवत ने कहा था कि ये नहीं चलेगा कि 4 लोग दिल्ली को चलाएं, यदि आपको बयान याद आ रहा हो। बहुत अच्छे से याद मुझे लगता है कि उसका पूरा के पूरा एक तरह से 2011 के बाद 2025 में, यानी कि लगभग 14 साल बाद वो स्थितियां फिर आ गई हैं। संघ नहीं चाहता कि गुजरात के 2 लोग पूरी बीजेपी को चलाएं या पूरी सरकार को चलाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ ने जो ऑपरेशन 2011 में किया था, मुझे लगता है कि वही ऑपरेशन थोड़ा और ज्यादा कठिन दौर में है। अभी संघ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। अब देखना है कि इस ऑपरेशन में संघ को कितनी सफलता मिलती है। और ये जो 2 बंधु हैं जिन्होंने पार्टी को मतलब कहना चाहिए जमीन से आसमान तक पहुंचाया है, हालांकि अब मुझे लगता है कि कुछ उतार शुरू हो गया है, विरोध भी शुरू हो गए हैं और संघ ने खुद ही तय कर लिया है कि हम एक तरफा नहीं चलने देंगे। अब देखते हैं कि संघ को कितनी सफलता मिलती है और इन दोनों की कुर्सियों को कितना हिलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। आज पार्टी अजेय हो गई है और उनकी रणनीतियों पर चर्चा होती है, उनकी लोकप्रियता पर चर्चा होती है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है। ऐसे समय में 11 साल बाद प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए थे और बहुत लंबा समय, 11 साल बाद नहीं कहूँ, 11वें साल में कह दूँ, तो अगर संशोधन करता हूँ उसको, तो आपको क्या लगता है कि तभी से ये चीज़ें, उसके पहले से चीज़ें इसी तरह से खिचड़ी पक रही थी जो प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं और अब वो बिल्कुल नतीजे पर के तरफ बढ़ती जा रही? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने
नरेंद्र मोदी के पैर संघ की ओर बढ़ने पर विवश किए हैं। वो कोई शौक से नहीं गए, कोई इच्छा से नहीं गए, खुशी खुशी नहीं गए। लग रहा था उनको कि अब यदि वे नहीं गए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और यही कारण है कि पहला संदेश आरएसएस कार्यालय जाने का नरेंद्र मोदी जी ने किया। संघ की नाराजगी मैंने देखा है रिजवान भाई, हमें ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर से संघ जो तय कर लेता है ना, बड़े बड़े नेताओं को जमीन में मिट्टी में मिला देता है। आपको मालूम होगा लाल कृष्ण आडवाणी इस पार्टी को बनाने, गढ़ने और खड़ा करने वाले थे। संघ के नाराजगी में उनका क्या हश्र हुआ था। बलराज मधोक को देखा, जिनने जनसंघ बनाया था, उनके से मिलने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं था। बलराज मधोक के एक समय दीपक जलते थे, मतलब लोग कहते हैं ना। तो संघ की ताकत का एहसास नरेंद्र मोदी जी को हो गया है, और अब नरेंद्र मोदी जी संघ के बगैर नहीं चल पाएगा, ये लग रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। भाई मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं, मैंने संघ को भी जितना पढ़ा है, समझा है, मुझे लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, जो अपने आप को संघ से ऊपर समझ रहे थे, अब धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया है कि हमें अपनी इस मात्र संस्था के साथ चलना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, संघ के से जो कार्यकर्ता आते थे, जैसे मैं आपको बताऊं कि संघ के जो प्रचारक आते थे उन्हें संगठन महामंत्री बनाया जाता था, वो व्यवस्था आपने खत्म कर दी। आप संघ अभी बड़े निर्णय संघ से पूछ के करते थे। आप खासकर संघ ने कहा कि आप विपक्षी लोगों को जो लेके आ रहे हो आप बढ़ाइए, आप मास बेस बनिए, कैडर बेस की जगह मास बेस बनिए, लेकिन जिनको लेके आ रहे हो उनके बारे में देखिए तो आप, और फिर उन्हें क्या जिम्मेदारी दे रहे हो उस पर सोचिए। लेकिन नहीं सुनी जा रही थी संघ की। तो धीरे 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 संघ को जो कोने में करने की कोशिश की गई, किनारे करने की कोशिश की गई, उसका परिणाम मई 2024 के इलेक्शन में दिखाई दे गया है। और अब दूसरा, इन्होंने ही संघ से कहा था 2014 में, अमित शाह जी और मोदी जी ने ही कहा था संघ से कि 75 के बाद में मार्गदर्शक मंडल। तो अब मार्गदर्शक मंडल में जब जाने की नौबत इनकी आ रही है, तब अब लग रहा है कि नहीं, कोई बीच का तरीका निकाला जाए। अब रिजवान भाई बहुत कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संघ है इसकी चक्की बारीक पीसती है, थोड़ा धीमे पीसती है पर बड़ा बारीक पीसती है। 2024 मई में मुझे लग रहा था कि संघ कुछ करने वाला है, लेकिन मेरे को संघ के लोगों ने बताया कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, इतनी जल्दी नहीं करता संघ, संघ का रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं आता है। लेकिन अब मुझे देखने लगा एक साल बाद कि वाकई संघ धीमे जरूर चलता है, लेकिन संघ जो सोच लेता है वो मानना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी हो, संघ से ऊपर नहीं हो सकता। जिस तरह के ये हम अनुमान लगा रहे हैं, लोगों से हमें पता चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को अगर देखें, और वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और अगर वो जिस तरह से उनकी सरकार चल रही है, और ख़ास तौर से जिस तरह के कई जो मुद्दे हैं, जो संघ के 100 साल पुराने मुद्दे हैं, उनको भी एक एक करके वो लागू करते जा रहे हैं, तो सबसे बेहतर शिष्य के तौर पर उनकी सारी चीज़ों की, उनकी सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और अमित शाह उसमें एक रणनीतिकार के तौर पर जाहिर है सामने दिखते हैं। और वो उन्होंने अगर ये आर्टिकल 370 की बात करें या अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सब कुछ तो वो वैसा ही कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद भी अगर इन मतभेदों की चर्चा हो रही है तो उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, संघ नहीं चाहता जो उनकी पॉलिसी है। संघ एक सीमा तक आगे बढ़ता है और उसके बाद में वो अलर्ट, एक तरह का ना लाल बटन दबा देता है। आपने देखा होगा कि देश में जब मुसलमानों का ऐसा माहौल बना है तो संघ प्रमुख ने बयान दिया कि नहीं, वो हमारे भाई हैं। तो आप कई चीजें देखेंगे कि संघ की एक सीमा है, वो चाहते हैं यहीं तक बढ़े, इसके आगे नहीं बढ़े। अति उत्साह संघ में नहीं चलता है। और जहां तक आपने पॉलिसीज की बात की है, आपने कहा है कि संघ के एजेंडे को लागू कर रहे हैं, तो भाई वो तो खुद ही संघी है। नरेंद्र मोदी जी खुद संघी हैं, और उन्होंने धारा 370 पे, जब बचपन से हम लोग जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि 370 हटना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के प्लस माइनस होते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने गलतियां भी की होंगी, कुछ गलत काम भी किए होंगे, अहंकार भी किया होगा, लेकिन यह सत्य है, मेरा जैसा व्यक्ति जो उन्हें पसंद भी करता हूं, नहीं भी करता हूं, हर मुद्दे के आधार पर, ना मैं उनका विरोधी हूं ना मैं सिद्धांत हूं, लेकिन रिजवान भाई, दो चीजें मुझे बहुत अपील करती हैं। एक, कश्मीर से धारा 370 हटना, क्योंकि उसके बाद मैं खुद कश्मीर गया हूं और मैंने वहां के लोगों को सुना है, वहां के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं वाकई। मतलब पाकिस्तान को एक तरह से बिठा देना। दूसरा,
अमित शाह जी ने अभी जो कहा है कि अगले महीने 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए खुले दिल से प्रशंसा होना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड वाला ये जो मुद्दा है, बेशक वो कहना चाहिए एजेंडे में है, इनके एजेंडे में है, लेकिन अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट पर हमारी आपकी सबकी नज़र है, लेकिन कुल मिला के संघ के एजेंडे को वो लागू ना करें ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। जिसने पूरी ज़िंदगी संघ में बिताई हो, जिसने पूरी ज़िंदगी बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की हो, और जब सत्ता उसके हाथ में हो तो वो ना करेगा ऐसी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संघ ने एक लक्ष्मण रेखा तय की है, कितना कितना प्रेशर देना है, कितना नहीं देना है। और मैं बोलना चाहता हूं, कल मुझे ये भी सूचना मिली है, ये मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, कि संघ ने ही ये निर्देश दिया है कि मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम जरूर होना चाहिए, जबकि आप और हम जानते हैं कि बीजेपी के पास मुस्लिम वो नहीं है, सांसद नहीं है। अब वो कैसे लाएंगे, लेकिन ये चर्चा है। मैं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, जो शेप लेगा, जो कुछ बदले जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मुस्लिम की एंट्री, इसको किस रूप में देखा जाए। आप खुद भी मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं उल्टा ही आपसे प्रश्न पूछता हूं, चलिए, कि यदि मंत्रिमंडल में संघ के निर्देश पे, आदेश पे, सुझाव पर नरेंद्र मोदी जी किसी मुस्लिम को मंत्री बनाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है आप जो बात कह रहे हैं इससे मैं बहुत आशान्वित हूं। और अगर पीछे बात करें तो संघ प्रमुख दिल्ली की एक उमेर इलियासी, जो एक इमाम संघ के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ गए थे, उनके निवास पर गए थे, वहाँ मस्जिद भी गए थे। पहली बार संघ प्रमुख किसी मस्जिद में गए थे। आपकी जानकारी में भी होगा, भोपाल में संघ की ओर से एक बड़ी मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ एक बैठक भी की गई थी, और उस बैठक में यही बात हुई थी कि किस तरह से एक गलतफहमियां दूर की जाएं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से सहकार किया जाए। और संघ प्रमुख की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैंने उनका संघ प्रमुख बनने के बाद सबसे पहला भाषण जो मैंने कवर किया था उनका जबलपुर में, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम सब भारतीय हैं और हम हिंदू हैं सारे लोग। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने भाईचारे की बात की थी, और बाद में भी ये कहते रहे कि पूजा पद्धति हमारे भले अलग हो। रिजवान भाई, मैं क्षमा चाहते हुए रोक रहा हूं, मैं सीधा सीधा एक सवाल समझता हूं आपसे कि यदि संघ के सलाह पर मुस्लिम मंत्री बनता है तो क्या पूरे देश में मुसलमानों की नजर में संघ की छवि बदलेगी? एक संदेश जाएगा, इसको शुरुआत के तौर पर नहीं बदलेगी, एक संदेश जाएगा, इसकी शुरुआत में मानी जा सकती है। और संघ अपने स्तर पर बहुत ढेर सारा प्रयास कर रहा है, मुस्लिम विचार मंच, इस तरह के बहुत ढेर सारे प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं। एक संदेश जाएगा। तो क्या देश में दो तरह के मुस्लिम हो जाएंगे, एक मुसलमान, एक राष्ट्रवादी मुसलमान? जो संघ और बीजेपी के विचार से जुड़ेंगे वो राष्ट्रवादी कहलाएंगे? क्या इस तरह की कोई आपको दिख रहा है भविष्य? ऐसा संभव मुझे नहीं दिखता, इसलिए कि उनकी संख्या बहुत नगण्य होगी, आज भी है लेकिन बहुत नगण्य है। इसलिए कि आप करते क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके जीवन पर उन चीज़ों का क्या असर पड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप उस नियत से करेंगे, जैसा कि लगातार संघ प्रमुख कहते रहे हैं, अगर आप उस नियत से करेंगे तो जाहिर है इसका बहुत असर पड़ेगा। और ये उन सारे विपक्षी पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ा अलार्म है जिनकी राजनीति का बहुत बड़ा आधार यही वोट बैंक है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक की तरह पर अपने पक्ष का वोट बैंक या विरोधी वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाएगा देश में तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। लेकिन अगर एक रणनीति के तौर पर एक अच्छी नीयत से किया जाएगा तो इसमें उम्मीद बढ़ती। चलिए, बहुत मतलब आपका बड़ा अच्छा जवाब आया कि कहाँ आप सवाल पूछ रहे थे और मैंने सवाल पूछना शुरू किया। लेकिन रिजवान भाई, हमें दिल्ली से थोड़ा भोपाल की और मध्य प्रदेश की ओर लौटना चाहिए। हमारे यहाँ भी बड़ी वो चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बीडी भाई होंगे, बीडी भाई रिपीट होंगे, हेमंत खंडेलवाल का नाम फाइनल हो गया है, बस कभी भी घोषणा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप प्रश्न पूछे उसके पहले ही मैं आपको बताऊं, मेरी जानकारी ये है कि हेमंत खंडेलवाल ने जो पार्टी से कहा है वो पहली प्राथमिकता उन्होंने रखा है कि मुझे मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, क्योंकि वो विधायक भी हैं, और सेकंड प्रायोरिटी उनकी है कि यदि नहीं है तो आप उसमें ले लें, आप मतलब प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन मेरा अनुभव है कि लोकप्रियता के मामले में जो शिवराज जी का काम था या जो दूसरे नेता हैं, हेमंत खंडेलवाल अभी तक बैतूल तक ही सीमित रहे हैं। और वो कितनी मेहनत कर पाएंगे, क्या पूरे प्रदेश में दौरे कर पाएंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल को लेकर बेशक पार्टी तय कर देगी तो फिर वो आदमी हो जाता है। लेकिन एक बार पार्टी निर्णय लिया था राकेश सिंह को लेकर,
बाद में पार्टी कहती कि वो थोड़ा गलत हो गया, पर आपको मालूम है सबको जो कुछ हुआ है, तो क्या हेमंत खंडेलवाल राकेश सिंह तो नहीं बन जाएंगे? देखिए रविंद्र भाई, इसको आपको इस बारे में मुझसे बहुत अधिक जानकारी, आपका बहुत रिसर्च है और आपने तो बाकायदा अपने सोशल साइट पर इसका उल्लेख भी किया है कि हेमंत खंडेलवाल अगले अध्यक्ष हेमंत होंगे। खंडेलवाल को लेकर दरअसल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मतलब शिवराज सिंह और डॉक्टर मोहन यादव दोनों की सहमति जब बन गई थी और मुझे पता चला, तब मैंने लिखा था। जी बिल्कुल, आपने लिखा था और आपने कोई दावा किया है तो सूत्र आपके बहुत स्ट्रांग हैं। मैं अगर हेमंत खंडेलवाल को मैं जानता हूं तो उनके पिता जो सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं और वो कोषाध्यक्ष थे और बड़े लोकप्रिय नेता थे, वो कोषाध्यक्ष थे। तो उनके वजह से जानता हूं, इसलिए कि वो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी को चलाने में। उस दौर में तो पार्टी को कोई उस तरह की पूछ परख थी नहीं और खासतौर से आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले इस तरह के लोग हैं ये, और इन्होंने पार्टी को सींचा है अपने खून पसीने से। तो हेमंत खंडेलवाल, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री हो, ये लगातार ये जो उत्तराधिकार वाले हैं इसको लेकर जो लगातार सवाल करते हैं, तो क्या उस पिक्चर में वो फिट होते हैं? वैसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपको फिर उसी चीज पर ले चलता हूं, दिल्ली में ले चलता हूं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है, आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ मुख्यमंत्रियों को भी बदला जा सकता है, तो इसके पीछे भी आप क्या वजह देखते हैं और आपको लगता क्या है कि क्या क्या हो सकता है? पहले वह तो करेक्शन कर लो, मैं नहीं कह रहा, ये सब कुछ प्रदीप सिंह जी ने कहा है, हम तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि सीएम बदले जा रहे हैं, मेरी जानकारी भी नहीं है, पर मैंने जब प्रदीप सिंह जी को सुना, और मैंने अकेले ने नहीं, दिल्ली का तमाम मीडिया जो सोशल मीडिया है, प्रदीप सिंह जी के पहले इस कार्यक्रम के बाद सभी लोग इस खबरें बना रहे हैं दिल्ली में बैठ के। लेकिन इतना जरूर है रिजवान भाई, कुछ ना कुछ तो हो रहा है दिल्ली में, क्योंकि मोहन भागवत जी दिल्ली में, अपने नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, अमित शाह जी दिल्ली में, मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। कभी राजनाथ के घर बैठ रहे हैं, कभी वो अमित शाह जी के घर बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी आनंदीबेन पटेल पहुंचे। तो ये सामान्य स्थितियां नहीं है, स्थितियां राष्ट्रीय कार्य परिषद थी, वो कैंसिल हुई। 18 तारीख को बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक थी, उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, वो टल गई। ये लगातार जो टल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी से पूछोगे हमारी पार्टी में कुछ कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, अब क्या चल रहा है ये कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता। नरेंद्र भाई, इस बात को अब यहीं विराम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टल रहा है से इससे अंदाज लगता है कि कुछ चल रहा है। और प्रदीप सिंह जी के बारे में एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि वो उनको एक ऐसे पत्रकार के तौर पर फिलहाल देखा जाता है जिसको संघ के बारे में बहुत जानकारी है, सत्ता के बारे में बहुत जानकारी है, और कई बार वो उनकी चीज़ों की वकालत करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत निकट है, अगर वो कोई बात करता है तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। और आसपास दिख भी यही रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कई जगह नहीं बने हैं, मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो बाकायदा एक कार्यक्रम से चलती है और तय कर लेती है, सुनिश्चित कर लेती है कि इतने दिनों में ये हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, ऐसे समय में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कई प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं, तो जाहिर है कुछ गंभीर है, कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसमें आप एक नए अवतार में सरकार को भी देखेंगे और संगठन को भी देखेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।